हेलो एवरीवन। तो CET 6 नवंबर 2022 में जो प्री का पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे वो आज देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, रीअरेंज करना है वही PQRS वाला जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि पहले जो है स्टार्टिंग सेंटेंस देखना, उसके बाद में जो है वो पेयर बनाने हैं। तो पहले स्टार्टिंग सेंटेंस देखते हैं कौन सा होगा। तो पावर टू वर्क इज़ ए ब्लेसिंग एंड, ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। स्टार्टिंग सेंटेंस मैंने क्या बताया था कि अपने आप में कंप्लीट भी होगा वो। पावर टू वर्क इज़ ए ब्लेसिंग, मतलब काम करने की जो पावर है वो अगर अपने पास है तो वो अपने लिए क्या है, ब्लेसिंग है, वरदान है। एंड, ठीक है, ये हो सकता है स्टार्टिंग सेंटेंस। लेट अस रियलाइज दैट दी प्रिविलेज, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट है, तो ये भी हो सकता है। दी लव ऑफ वर्क इज़ सक्सेस, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये भी हो सकता है। टू वर्क इज़ ए गिफ्ट और द, तो ये नहीं हो सकता। टू वर्क इज़ ए गिफ्ट इस टाइप में, मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा और मतलब कोई मीनिंग भी नहीं बन रहा। इसको देख के लग रहा है कि ये कहीं बीच में जो है वो यूज़ किया गया होगा। तो एस से जो भी ऑप्शन जो है वो शुरू होगा ना, उसको काट दो। तो एस से ऑप्शन नंबर 4 है, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो बच गए अभी 3। ऐसे ही करना है इनको। अब दूसरे जो कंसेप्ट में मैंने क्या बताया था कि जो पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे। अब एस को ही देखो, एस में क्या बोल रहा है ये कि एस के लास्ट में क्या है, द, और आर के शुरुआत में क्या है, द, मतलब 2 बार द यूज होगा। एस के बाद में जहाँ पे भी आर आ रहा है ना, उसको काट दो। एस के बाद में आर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये देखो, एस के बाद में आर दिख रहा है इसमें, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो अभी अपना जो है वो 2 ऑप्शन बच गए इसमें। अब क्या करेंगे, एस के बाद में जो ये होगा क्या होगा, एस के बाद में जैसे ये दा है ना, और लेट अस रियलाइज, तो इसके पहले कभी आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसे होगा ये दा लेट अस, क्योंकि यह तो शुरू होगा तो इसी से शुरू होगा ना। तो दा लेट अस, अब जैसे इसके बाद में भी दा है और इसके शुरू में भी दा है। अब एस के बाद में जैसे क्यू है ना, क्यू, क्यू भी नहीं हो सकता, तो एस क्यू कहीं पे दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं दिख रहा, ठीक है छोड़ दो कोई नहीं। एस के बाद में क्यू, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें पता लग गया क्यू भी नहीं आएगा और आर भी नहीं आएगा, तो बचा क्या, पी। तो एस के बाद में एक ही पेयर बचता है कि एस के बाद में पी आएगा। अब कौन से ऑप्शन में एस के बाद में पी है, इसमें है, और तीसरे क्वेश्चन में दिख रहा है कहीं, नहीं, ये भी कट जाएगा। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इसी टाइप से करना है 47। इसमें पैसिव वॉइस बताना है करेक्ट फॉर्म। तो क्या बोल रहा है, ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी, तो ये है ना, इसमें क्या हमें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है, कोई कुछ नहीं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी या फिर ओपन दी डोर, तो ये जो है ना, अगर इनको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को, तो लेट से शुरू होता है ये। तो लेट, उसके बाद में जो ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेट ए कप ऑफ कॉफ़ी। अब बच गई वर्ब, वर्ब जो है हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगा, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोट, ऐसे जैसे ओपन दी डोर, ओपन दी डोर। अब इसमें भी कोई भी सब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा, तो इसको भी कैसे शुरू करेंगे, लेट, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, लेट दी डोर, और उसके बाद में बी लगाएंगे, बी के बाद में क्या आएगा, इसकी थर्ड फॉर्म ओपनड। ऐसे करना है, ठीक है। अब आ गया 48 क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, इफ़ देयर इज़ नो एरर, तो एरर फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, वन ऑफ द स्टेट इन विच, तो ये क्या है ना, ये पहले क्वेश्चन में पहले ही ऑप्शन में मेरे को दिख गया इसमें एरर। अब इसमें एक बात ध्यान रखना आप, जैसे वन ऑफ,
ये वाली फॉर्म कहीं पे भी दिख जाए ना, इसके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, प्लूरल, बहुवचन में होगा वो। वन ऑफ दी भी लग सकता है, दी का तो ऐसा कोई वो नहीं है, तो वन ऑफ, जैसे हम लिखेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड, अगर ऐसा करेंगे तो ये गलत है, इसमें प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या बोल रहा है, जैसे स्टेट है ना, ये स्टेट, तो ये है स्टेट्स आएगा यहाँ पे, ये एरर है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही ऑप्शन में मिल गया अपने को, तो ये याद रखना। ये जितने भी कंसेप्ट करवा रहा हूँ आप नोट करते चलना, जो पीडीएफ है उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हो, जो टेलीग्राम पे मिल जाएगी ये। और ये आगे जब भी आप देखोगे तो इसको गलत नहीं करना है, वन ऑफ के बाद में जैसे जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल आता है, ठीक है। अब ये आ गया जैसे पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब पैराग्राफ पढ़ने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कि पहले जो है वो क्वेश्चन पढ़ने ताकि हमें पता लग जाए क्या पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है 49, मॉडर्न मीन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर, और ऑप्शन दे रखे डज नॉट इफेक्ट, हेल्प किया उसको पॉपुलर करने में, और हेल्प एस्टेब्लिश, उसके बाद में डज इफेक्ट। मतलब कि जो मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के जो आधुनिक जो साधन है, मान लो कोई सिनेमा है, कुछ और है, तो उन मीन्स ने क्या किया, जो स्ट्रीट थिएटर है उसको क्या करने में मदद करी, उसने इफ़ेक्ट किया, उसको नहीं किया, वो हम जैसे पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उससे पता लगेगा, पर हमें आइडिया होगा कि क्या पूछ रहा है। 50 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। जो स्ट्रीट थिएटर होते हैं यूजुअली क्या करते हैं, इज परफॉर्म किए जाते हैं विद इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, यूजुअली डील करते हैं पब्लिक इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ को, और या फिर डील नहीं करते हैं, या फिर उनसे इज डिस्टेंस का मतलब होता है कि उनसे दूरी बना के रखते हैं। तो ये हमें पता लगेगा पढ़ने के बाद। और इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, स्ट्रीट जो थिएटर है डैश विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी, स्ट्रीट थिएटर जो है पुराने दिनों में क्या करते थे, वाज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू, मतलब सीमित नहीं थे गांव में और छोटी लोकेलिटीज़ में, वाज ओपन टू, मतलब खुले थे किनके लिए, गांव के लिए और लोकेलिटीज़ के लिए, एंटरटेन, मतलब कि उनको अच्छे से मनाया जाता था और परफॉर्म किया जाता था गांव में और लोकेलिटीज़ में, वाज रेस्ट्रिक्टेड टू, मतलब वहीं तक सीमित थे। तो अब देखते हैं, अब पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसमें तीनों क्वेश्चन को वो करने के लिए समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं। स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज़ ए वेल एस्टेब्लिश्ड एंशियंट फॉर्म आर्ट। जो स्ट्रीट थिएटर है, स्ट्रीट थिएटर होते क्या हैं, मतलब जो गांव में आते थे ना वो परफॉर्म करते हैं, कुछ भी कोई भी इशू होता है उसको, मतलब गली नुक्कड़ में या फिर अपने जैसे गांव के चौपाल में परफॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रीट थिएटर। इन इंडिया, भारत में, इज़ ए वेल एस्टेब्लिश, मतलब अच्छे से स्थापित कोई भी चीज़ है, एंशियंट फॉर्म आर्ट, मतलब पुरानी जो है आर्ट फॉर्म है। डिस्पाइट दी प्रोलिफ्रेशन, इसका मतलब होता है बढ़ना, बढ़ावा, ठीक है। डिस्पाइट दी प्रोलिफ्रेशन ऑफ मॉडर्न मीन्स, मतलब कि जो आधुनिक जो है साधन आ गए हैं एंटरटेनमेंट के, ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, उसके बावजूद भी क्या है, स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यूज, मतलब उसके बावजूद भी क्या हुआ, ये लगातार फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना, तो मतलब कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं इन इंडिया। स्ट्रीट थिएटर एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ फॉर सेंचुरीज बीन प्रोपेगेटिंग रिफॉर्म्स। क्या बोल रहा है, स्ट्रीट थिएटर जो है एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक कम्युनिकेशन का चैनल है, हैज़ फॉर सेंचुरीज बीन प्रोपेगेटिंग का क्या मतलब होता है कि प्रदान करना, आइडिया प्रोपेगेट करना, आगे पहुंचाना, मतलब सदियों से क्या हो रहा है ये अपना रिफॉर्म बाय हाईलाइटिंग, क्या हाईलाइट करते हैं ये, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज प्रेजेंट इन दी सोसाइटी। तो इस लाइन का पूरी का क्या मतलब हुआ कि जो स्ट्रीट थिएटर है ना वो सदियों से जितने भी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू है उनको हाईलाइट कर रहे हैं अपने मतलब आर्ट के थ्रू। और अनलाइक इन दी ओल्डन डेज, मतलब अनलाइक है एक नेगेटिव वर्ड, तो
जैसे पुराने दिनों में होता था वैसे नहीं होता अब। इट्स परफॉर्मेंस इज़ नो लॉन्गर, मतलब जो ये परफॉर्म किया जाता है वो क्या है, नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस, मतलब अब है जो है ये गांव में और छोटी लोकेलिटीज़ तक ही सीमित नहीं है इसकी परफॉर्मेंस। अब क्या हो गया, ये मतलब बड़े बड़े शहरों में भी जाके परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुराने टाइम पे क्या होता था ये, कि गांव में और जो छोटी लोकेलिटीज़ है उसमें ही परफॉर्म किए जाते थे ऑफ द सिटीज़। दे क्रिएट और रेज अवेयरनेस ओवर ए पर्टिकुलर इशू, वो क्या करते हैं जो है वो जागरूकता प्रदान करते हैं एक पर्टिकुलर इशू पे जो पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमें पता लग गया क्या क्या है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जो मतलब आधुनिक साधन आ गए एंटरटेनमेंट के, एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर, वो क्या करते हैं स्ट्रीट थिएटर को, डज नॉट अफेक्ट, मतलब उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा उसका, हेल्प उसको किया, हेल्प तो कहीं से भी नहीं किया, मतलब 2 और 3 जो है वो काट देते हैं, ये होगा ही नहीं आंसर। और डज इफेक्ट, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा, अगर उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता तो वो है उनकी ग्रोथ नहीं होती जो स्ट्रीट थिएटर है, तो इसका मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है अपना आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, जो स्ट्रीट थिएटर है वो क्या करते हैं यूजुअली डैश विद इशू, मतलब हमने पढ़ा था ना कि जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के कोई भी इशू होते हैं उनको वो डील करते हैं उसमें, ये लिख रखा, दे क्रिएट रेज अवेयरनेस ओवर दी पर्टिकुलर इशू ऑफ, मतलब उनसे ही डील करते हैं। तो इज परफॉर्म्ड, तो ये तो ग्रामेटिकली गलत हो गया, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो डज नॉट डील, तो डील तो नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना क्योंकि डील तो करते हैं। इज डिस्टेंस का मतलब होता है उनसे दूरी बना के रखते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, वो परफॉर्म करते हैं और जागरूक करते हैं लोगों को। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, स्ट्रीट थिएटर डैश विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी, तो पुराने दिनों में क्या हुआ था, हमने लास्ट जो लाइन है उसमें क्या पढ़ा था, जो स्ट्रीट थिएटर है वो वाज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, तो पुराने दिनों में तो गांव में और जो छोटी लोकेलिटीज़ है वहीं तक सीमित थे ना वो, तो वाज रेस्ट्रिक्टेड टू, तो ये आएगा इसका आंसर, बाकी काट दो। तो इस टाइप से इसको अप्रोच करना है, अगर कोई भी वो आता है ना पैराग्राफ, तो जैसे मैंने बताया उसी टाइप से करना है। 52, बेस्ट अल्टरनेटिव बताओ टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, तो ये है लाइन डोंट जज, और ये अंडरलाइन था यहाँ तक क्योंकि ऑप्शन में यही दे रखा है ना, तो ये वाली चीज़ है अंडरलाइन। ठीक है, तो डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट आर प्लांटिंग, तो इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसे ये बट या फिर कोई भी कनेक्टर आता है ना, इससे जो पहले जो भी टेंस यूज होता है उस वही टेंस बाद में भी यूज होगा, मतलब कनेक्टर के पहले और कनेक्टर के बाद में जो भी टेंस यूज होता है या सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर होता है ना उसको यूं का यूं लिखेंगे। अब इसमें क्या देखो, बट से पहले क्या बोल दिया, दी हार्वेस्ट यू रीप, इसमें ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पर बाद में बट के बाद में क्या आएगा, बट बाय द सीड्स दैट आर प्लांटिंग, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ऐसा नहीं होता ना, अगर कोई भी जैसे बट आ गया, एंड आ गया, या फिर कोई भी और कनेक्टर होते हैं उनसे पहले और बाद में जो टेंस यूज होगा वो सेम ही होता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा आपको, तो इसका मतलब दैट यू, और यू प्लूरल है तो प्लांट, तो ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर 1, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ऐसे ही करना है। ठीक है, याद रखना है इसको। 53, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन आ गया, देखो हर उसमें सेट में ये प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन आ रहा है। दी बॉय डैश रेड हेयर इज़ माई ब्रदर, तो बॉय इसमें आएगा विद, द बॉय विद रेड हेयर इज़ माई ब्रदर, मतलब जिस लड़के के लाल बाल है वो मेरा भाई है। अब आ गया 54 क्वेश्चन,
फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, ठीक है। सी सेड टू हर फादर विल यू हेल्प मी, विल यू गिव मी स्वीट्स, मतलब क्या आप मेरे को मिठाइयाँ दोगे। तो वही नॉर्मल जैसे जो भी कंसेप्ट है वो यूज़ करेंगे। तो सी, या ये क्या है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रही है, तो जो सेड टू, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन पूछता ना, तो ये सेड टू है वो आस्क में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी आस्क्ड हर फादर, पहला आ गया ये। और जैसे जो क्वेश्चन पूछेंगे इसमें विल है, तो विल के बाद जो भी क्वेश्चन वाला क्वेश्चन होता है उसमें इफ़ से कनेक्ट करते हैं इसको ना। तो इफ़, और फादर को बोल रही है ना, तो इफ़ ही, और विल जो है वो विल का वुड बन जाता है, ठीक है। इफ़ ही वुड गिव, और उस अपने के लिए मी लिख रखा है तो खुद के लिए आएगा हर। इफ़ ही वुड गिव हर, क्या बोल रहा है, स्वीट्स, ठीक है। अब ऑप्शन देखो इसका, सी आस्क्ड हर फादर इफ़ ही वुड गिव हर, ऑप्शन नंबर जो है वो 2 अपना आंसर हो जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या बोलना है कि अंडरलाइन जो वर्ड है उसका बेस्ट, अंडरलाइन वर्ड इज इंडिकेटिंग बेस्ट अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है। तो अंडरलाइन अनफेज्ड, अनफेज्ड मतलब ये हो गया, इसका मीनिंग बताना है, अल्टरनेटिव बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब सिनोनियम वाला क्वेश्चन है ये। तो डिस्पाइट लूजिंग ए लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट, जो इस टाइप में लाइन में क्वेश्चन पूछते हैं ना वो थोड़े इजी होते हैं, अगर सिनोनियम पूछता है तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या पूछ रहा है। तो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा खराब लूज करने के बाद भी सुरेश जो है वो क्या हुआ, अनफेज्ड है। इसका मतलब वो है शांत है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें ज़्यादा, उसने कोई भी मतलब पैनिक नहीं किया उसने। तो अनफेज्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ज़्यादा फ़र्क ना पड़ना, मतलब जैसा पहले था वैसा ही अब है। तो अब इसका जो है वो बेस्ट अल्टरनेटिव हमें बताना है। तो अनफेस्ड, अनफेस्ड का मतलब होता है जिसको फेस ना किया गया हो, मतलब जिसका सामना ना किया गया हो। तो इस टाइप से तो कुछ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अनफेज्ड, इसमें बस एस की जगह जेड जेड आ गया और ऐसा कोई वर्ड होता नहीं, तो ये भी कट गया। अनफीजल्ड, ऐसा भी कुछ ये मतलब गलत है। और ये होगा ना अनफेज्ड, इसका मतलब जो है वो वही हो गया जो ये है अनफेज्ड। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनफेज्ड ये सिनोनियम है इसका। पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग, तो क्या बोल रहा है कि इंस्टीट्यूशनल लाइज, तो लाइज बोल रहा है तो सी ई से तो एंड नहीं होगा, तो जेड ई से होगा, एक कट गया। इंस्टीट्यूशन की क्या स्पेलिंग होती है, इंस्टीट्यूशन। अब इसको आगे क्या लिखना है, इंस्टीट्यूशनलाइज। तो इतना देखो कि इसमें ठीक लिख रखा है इंस्टीट्यूशन, यहाँ तक है ठीक है, तो ये हो सकता है। इंस, यहाँ पे यू आ गया, ये गलत हो गया। और यहाँ पे एस नहीं है इसमें, तो ये गलत हो गया। और ये क्या है, ये भी, ये जो है ये भी गलत हो गया। तो अपना जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। 57 करेक्ट स्पेलिंग। अब स्पेलिंग से पिछले वाले पेपर में भी 2 क्वेश्चन आए थे और इसमें भी 2 पूछ लिए। अब स्पेलिंग बतानी है इसकी, ठीक है। फेमिलियर, तो ये तो करेक्ट है स्पेलिंग ना। फेमिलियर, किसी के साथ मतलब फेमिलियर होना, मतलब मेल जोल बढ़ाना, या किसी को जैसे बोल रहा है ना कि मैं को अब मान लो कोई नया फ़ोन लेके आया तो उससे फेमिलियर होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो एक मीनिंग तो पता ही होगा इसका, मतलब इजी है ये तो। और इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है यूज, डबल एल आता है, और इसका मतलब होता है आमतौर पर। और ये है न्यूसेंस, ऐसे आएगा। एस के बाद में ए यूज़ होता है, और इसका मतलब होता है कोई मतलब शोर शराबा करना, या फिर जैसे अफरा तफरी मचाना, कैसे बोल सकते हैं
बखेड़ा खड़ा करना इस टाइप से होता है, न्यूसेंस क्रिएट मत करो। यहाँ पे पब्लिक प्लेस में डोंट, वो बोर्ड लगे रहते हैं ना कि डोंट क्रिएट न्यूसेंस इन पब्लिक प्लेस, तो ये क्या होता है, शोर शराबा या फिर बखेड़ा खड़ा करना। तो इसको कैसे याद रखेंगे, नॉनसेंस से याद रखेंगे, नॉनसेंस। तो इसका तो सबको ही पता होगा कि नॉनसेंस बातें कर रहा है ये, मतलब फालतू में बकवास कर रहा है इसको, तो नॉनसेंस बातें मत करो, बखेड़ा मत खड़ा करो, तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको। और इसमें जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, आई आएगा वी के बाद में, LEGE। अब देखो बाकी जितने भी क्वेश्चन आए थे ना उसमें एक ही टाइप का वर्ड था, एक ही वर्ड को पूछ रखा है, और इसमें देखो अलग अलग जो है गलत वर्ड दे के, और मतलब चारों का जो स्पेलिंग है हमें पता होना चाहिए। तो प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, प्रिविलेज, तो इसको याद रखना, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, प्री प्लस विलेज से याद रखना, ठीक है। तो गांव में जो पहले आता है उसको थोड़े एक्स्ट्रा अधिकार मिलते हैं, उसको वो बॉस बन जाता है। मान लो कोई अब जिसकी कोई बंदा है जो मतलब पहले फर्स्ट टाइम गया कहीं पे और उसने गांव मतलब उसी ने बसाया, तो उस वो राजा होता है एक टाइप से वहाँ का ना। तो जो प्री प्री का मतलब होता है पहले, जो गांव में पहले आता है उसे स्पेशल ट्रीट किया जाता है, ऐसे करना इसको, ठीक है। 58, पिक आउट द एंटोनियम, अब अपोजिट बताना है, ए लिटिल लर्निंग इज इसका। तो डेंजरस का तो सबको ही पता है, अब क्या मतलब, खतरनाक। अब डेविल, डेविल का मतलब होता है शैतान, प्लेन मतलब बिल्कुल प्लेन का प्लेन ही होता है, और प्लेन का क्या मतलब, स्मूथ भी प्लेन ही होता है, ये दोनों सिमिलर हो गए। और इनोक्यूअस का होता है नॉट हार्मफुल, ठीक है। अब खतरनाक का जैसे अब ये आ गया इसका अपोजिट, तो अब इसको याद कैसे करेंगे इनोक्यूअस को, तो इसको याद रखना है आई प्लस नोक, कैसे, नोक, नोक से, तो नोक करना मतलब किसी के डोर को नोक करना होता है ना, जैसे डोर खड़खड़ाना, या फिर जैसे दरवाजे के ऊपर नोक करते हैं हम, तो आई नोक। तो मतलब अगर कोई भी नोक करके आ रहा है इसका मतलब वो हार्मफुल नहीं है। अगर कोई चोर आता है तो वो बिना नोक करके आता है ना घर पे, भाई चोरी छिपे या फिर कोई भी मतलब गलत इरादे के साथ आता है, तो वो नोक करके थोड़ी ना आएगा। अगर मैंने नोक किया इसका मतलब मैं किसी को हार्म पहुंचाने के मोटिव से नहीं गया किसी के घर पे, तो मैं नोट हार्मफुल हूँ उसके लिए, ठीक है। नोट ऐसे याद रखना, आई नोक। अगर कोई बंदा किसी के घर पे नोक करके जाता है तो मतलब वो हार्मफुल नहीं है। 59, पिक आउट द सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अभी सिनोनियम बताना है इसका, द चाइल्ड इसका बताना है, लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव, तो ये है लॉन्ग्ड फॉर, इकट्ठा यूज होता है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा याद आना या फिर बहुत ज़्यादा याद करना किसी को। ये तो शाउट का मतलब तो चिल्लाना होता है,
फेल का मतलब गिरना होता है, रिफ्यूज़ का मतलब मना करना। ये कॉमन वर्ड है, इसके इनकी ट्रिक नहीं बता रहा, हर चीज़ की भी ट्रिक नहीं होती, मतलब जो हार्ड वर्ड होते हैं ना उनको याद करने के लिए थोड़ा ट्रिक की ज़रूरत होगी। अगर किसी को रिफ्यूज़ भी नहीं पता है तो फिर क्या ही पता है उसको। क्रेविंग होता है, मतलब ऐसे नहीं बोलते क्रेविंग हो रही है उसी किसी चीज़ को पाने की इच्छा। तो ये होती है क्रेविंग। तो वही किसी को बहुत ज़्यादा याद करना या पाने, वही हो गया। तो अपना जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते क्रेविंग्स, मान लो किसी को भूख लग गई या फिर कोई मिठाई याद आ गई या फिर किसी को घर की याद आ गई, तो क्रेविंग्स वैसे मतलब खाने पीने की चीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। और ये लॉन्ग्ड फॉर मतलब किसी को बहुत ज़्यादा याद करना, उसको बोलते हैं लॉन्ग्ड फॉर, ठीक है। अब इसमें आ गया, ये देखो तीसरा क्वेश्चन आ गया स्पेलिंग के ऊपर। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है एक बार आपने अगर आंखों के आगे से निकल गया कोई चीज़ और एक बार अपने हाथ से लिख के देख ली तो ये गलत होने के चांसेस कम है इसमें, ठीक है। अब क्या आएगा, सजेस्ट करना क्या होता है। अब इसके आगे सजेशन करना है तो ION, ये है इसकी स्पेलिंग। तो सजेस्ट मतलब सुझाव होता है, सुझाव देना। तो कौन सा है सजेशन, ये है। अब इसमें जैसे डबल S आ गया, इसमें ये भी गलत हो गया और ये G1 एक है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब ये है नॉट अटेम्प्टेड, तो अब ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना आंसर हो जाएगा।